जय हिंद देश के निर्माताओं। बहुत सारे इंक्वायरीज हमारे पास आई कि हम एक नई सेगमेंट हमारी प्रेजेंटेशंस में ऐड करें जो डील करे करंट अफेयर्स के साथ। जो न्यूज़ है, जो भी कुछ आजकल हमारे देश में घटित हो रहा है और उसकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमारे देश की पॉलिटिक्स पर, पॉलिटी पर, गवर्नेंस पर और सोशल स्ट्रक्चर। तो चलें आज शुरुआत कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स सेगमेंट की। इसमें हम वीकली बेसिस पर करंट अफेयर्स लेके आएंगे, न्यूज़ आपके सामने जो कि प्रॉपर फैक्चुअल बेस के ऊपर आधारित होगी। उसमें कोई भी पॉलिटिकल फेवर नहीं होगा, ताकि आप समझ पाएं कि एक्चुअल चीज़ें कैसे चल रही हैं और उनकी इम्प्लीकेशन और इफ़ेक्ट क्या है। तो आज के टॉपिक की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास एक सोशल, एक जियोपॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, क्लाइमेटिक और मिलिट्री पर्सपेक्टिव है आज की प्रेजेंटेशन का। चलिए शुरुआत करते हैं वेंडर्स से। सोशल कॉज को लेकर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वेंडर्स। कौन से वेंडर्स? स्ट्रीट वेंडर्स। हुआ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक मीटिंग की किसके साथ? नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया। हम यहाँ पे समझ क्या रहे हैं सर? हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि क्या स्ट्रीट वेंडर्स को सड़क से हटाकर भगा दिया जाए? उनके पास क्या कानूनी पावर है कि वो वहाँ पे अपना काम चला रहे हैं, और किस तरह वो वहाँ पे पहुँचे, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण एक्सक्यूज मी, क्या ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे उनको मुश्किल आ रही है, और किस तरह देश या सरकार को उनके साथ ठीक करना, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या सारा कुछ है वो कैसे वो उसको सुधार सकते हैं। तो इस मीटिंग से एक चीज़ निकल के सामने आई। वो कहते हैं कि जो भी हमारे एनक्रोचर्स हैं उनको क्या बना देंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना है हमने। तो दिस इज व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड। तो यहाँ पे पहले हम ये समझते हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके पास क्या पॉलिटिकल आधार है कि वो वहाँ पे बैठ के अपनी काम कर सकते हैं। तो देखिए सर, ऐसा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो आर्टिकल नंबर 19 है जिसमें काफ़ी सारी फ्रीडम्स दी हुई हैं, उसका पार्ट 1 का पार्ट जी हमें ये कहता है, हमें ये बताता है कि हम कोई भी प्रोफेशन यूज़ अपना सकते हैं। तो वी कैन डू एनी प्रोफेशन। तो क्या स्ट्रीट वेंडिंग प्रोफेशन नहीं है? बिल्कुल प्रोफेशन है। आई होप यहाँ पे ये एक प्रोविज़न हमारे सामने आ गई। दूसरी चीज़, अगर हम आर्टिकल नंबर 38 की बात करें या मुख्य तौर पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें, उसमें आपको ये चीज़ पता होगी, या अगर नहीं भी पता तो उसमें आपको सोशल जस्टिस का एक वर्ड दिया हुआ है। तो सर मुझे आप बताइए, क्या सिर्फ काम करने का अधिकार उनको ही है जो फॉर्मल सेक्टर में है? क्या काम करने का अधिकार उनको ही है जो फैक्ट्री चला रहे हैं या किसी कारखाने में काम कर रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे सोशल जस्टिस आपको मिलना चाहिए और इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात होती है। तो आर्टिकल नंबर 39 में इकोनॉमिक जस्टिस आ जाता है। तो इस तरह ये सारा कुछ आप देख सकते हो। अगर हम इसके अलावा अगर प्रीएम्बल की भी बात करें तो उसमें भी आपको पता है कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस आते हैं। तो इस आधार पर हम एक्सक्यूज मी, इस आधार पर हम क्या कभी किसी स्ट्रीट वेंडर को ये बोल सकते हैं कि आप अपना जो काम है उसको बंद कर दो, या उसको उठा के कहीं और भगा दो, या उनका रेडी छीन लो, या कुछ भी करो? तो ये ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ तो फिर क्या किया जाए? एनक्रोचर्स को सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे बनाया जाए? तो सर उसके लिए आपको कुछ प्रोविजंस, कुछ उनकी सहायता करनी पड़ेगी, स्कीम देनी पड़ेगी। वो कैसे स्कीम देगी सरकार, उसको भी समझते हैं, पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पे पहुँचते कैसे हैं। अगर एक ठेले वाला या रेडी वाला वहाँ पे अपना काम चला रहा है तो उसके कारण क्या है? तो सबसे पहले तो ये है कि उसके पास एजुकेशन का अभाव है।
एजुकेशन ना होना। दूसरी चीज़, जो उनके फैमिली कंडीशंस हैं। तीसरी चीज़, अगर पहले वो आदमी किसी कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ से उसको भगा दिया गया, तो जॉब टर्मिनेशन। ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे कारण बन सकते हैं। क्लियर? तो ये जो कारण है, इसके कारण स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो हमारा भारत, इसका क्या है, हमारा भारत कहाँ स्टैंड करता है? हमारे भारत में देखिए जी, जो उत्तर प्रदेश है उसमें कम से कम 8.5 लाख जो लोग हैं वो स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं। अजीब बात है। तो इतने लोग जो हैं, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर होना और जो पावर्टी लाइन है उससे नीचे होना, गरीब होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे हम गरीबी को डिस्कस नहीं कर रहे, पावर्टी को डिस्कस नहीं कर रहे। दिस इज ओनली बेस्ड ऑन स्ट्रीट वेंडर। क्लियर? तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो, अगर पूर्ण भारत की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रीट वेंडरिंग करते हैं। तो इस चीज़ के लिए, इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या हमारी गवर्नमेंट कुछ कर रही है? जी बिल्कुल, ऐसा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ स्कीम्स चला रही हैं। जैसे स्वनिधि नाम की एक योजना है। इस योजना में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ कैशबैक मिलता है। तो जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर कैशबैक मिल रहा है। किनको? वेंडर्स को। दिस इज़ वन थिंग। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, इसका फ़ायदा टू फेस्ड इसकी अप्रोच है जो सरकार लेके चल रही है। एक तो डिजिटल ट्रांजैक्शन की जो गिनती है, नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस वुड इंक्रीज इफ़ वी प्रमोट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ग्रास रूट लेवल, दैट इज स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर भी अगर आपको यूपीआई मिलेगा तो उसके साथ जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसके नंबर बढ़ जाएंगे। फर्दर दूसरी चीज़, जो यहाँ पे स्वनिधि है उसमें जो आम स्ट्रीट वेंडर है उसको फ़ायदा भी मिल रहा है, उसको कैशबैक मिल रहा है हर ट्रांजैक्शन के साथ। इस तरीके से ये एक फ़ायदा निकल के सामने आता है। दूसरी चीज़, जो हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने एक लेजिस्लेचर पास किया एक्सक्यूज मी, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स की जो लाइवलीहुड है, उसको प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड। और दूसरी चीज़ क्या है, जो उनका रख रखाव है, जो ऑपरेशन है, उसका रेगुलेशन किया, उसकी रेगुलेशन। ये हमारा एक एक्ट पारित किया गया, इसको एक बिल पारित किया गया, उसका एक्ट बनाया गया। तो इस तरीके से सरकार हमारे लिए, या बेसिकली स्ट्रीट वेंडर के लिए, उनके सोशल जस्टिस के लिए इस तरह काम कर रही है। तो हमने ये देखा कि किस तरह एनक्रोचर्स को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना है। तो किसी तरीके से उनको, एक तो उनका इकोनॉमिकली उनको बूस्ट किया जाए, और दूसरा उनको अधिकार दिए गए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से दो मल्टीफेसेट वो पर्सनैलिटी चल रही है। फर्दर मूविंग ऑन, जो NASSI है, NASVI है, जो इट इज़ बेसिकली ए प्रेशर ग्रुप। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, ये एक प्रेशर ग्रुप है जिसमें उनको एक पॉलिटिकल से मिल जाता है। तो वो पॉलिटिकल से उनको मिलता है, जिसके कारण वो अपने ऊपर बन रहे नियम या अधिनियम या बाईलॉज, उनके ऊपर अपना विचार दे सकते हैं और उनको प्रभावित कर सकते हैं। मूविंग ऑन, तो WTO's मिनिस्ट्रियल मीट, दिस इज जियोपॉलिटिकल न्यूज़ दैट इज रिलेटेड टू इंडिया इन सम कॉन्टेक्स्ट। तो ये मिनिस्ट्रियल मीट जो हुई, इन्होंने पहले तो ये समझिए कि मिनिस्ट्रियल क्या चीज़ है। मिनिस्ट्रियल मीट वंस इन 2 years होती है, और दूसरी चीज़, ये एक टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, किसकी? WTO। WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हिस्ट्री अगर आपको नहीं पता तो उसके बारे में भी बात करेंगे पर आने वाली प्रेजेंटेशंस में। तो इन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं जो फिशरीज़ हैं हमारे यहाँ पे,
उनको सब्सिडी दी जाती है सारी सारी दुनिया में। तो इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया जिसमें फिशरीज ऑफ द वर्ल्ड आर, जो इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज। ये एग्रीमेंट ये बताता है कि किस तरह जो सब्सिडीज दी जा रही हैं फिशरी इंडस्ट्री को वो रेगुलेट करी जानी चाहिए। तो इसमें क्या बताया गया, ये बहुत ब्लैंकली बताते हैं कि जितनी भी सब्सिडीज आपको दी जा रही हैं उसको कंट्रोल किया जाए, कहाँ तक कंट्रोल किया जाए, कहाँ तक दी जा सकती है। तो उसके दो क्लॉजेस बताए हैं। एक तो IUU नहीं होना चाहिए, मतलब इलीगल नहीं होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए, अनरेगुलेटेड नहीं होनी चाहिए, अनरिपोर्टेड। तो ये सारा कुछ इस तरह होना चाहिए। सेकेंडली, इस एग्रीमेंट में उठकर एक सामने बात और आती है कि हमें जो भी सब्सिडीज दे, कोई भी देश दे रहा है, तो उसकी लिमिट कहाँ पे होनी चाहिए, उसको लिमिट करो। कहाँ पे लिमिट करो, जहाँ तक उस देश की फिशरी रेगुलेटिंग अथॉरिटी की हद है, लिमिट ऑफ उसकी रीजनल फिशरी अथॉरिटी की जो लिमिट है वहां तक रखें आप, उसके ज्यादा नहीं। मतलब हाई सीज तक आपका कोई भी सब्सिडी देने का मतलब नहीं बनता। एक तो ये चीज है। उसके अलावा क्या इसमें एग्जेम्पशंस हैं? जी, एक एग्जेम्पशन है इसमें। किसके लिए? LDCs के लिए। व्हाट आर LDCs? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो इनके ऊपर एग्जेम्पशन है। वो क्या कह रहे हैं कि आप अगर वन चीज को मानते हैं, तो यहां पे ये वन और लेट इट बी टू, तो वन तो आपको माननी ही पड़ेगी, टू में आपको छूट दी जाती है। तो इस तरह ये अरेंजमेंट निखर के सामने आ रहा है। इस चीज को हम कहते हैं स्पेशल बट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं? स्पेशल बट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। आपको यह चीज जान के हैरानी होगी कि स्पेशल बट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की स्थापना करने वाले मुल्कों में भारत सबसे आगे था। इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत सारे देश हैं दुनिया में, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं और लीस्ट डेवलप्ड। तो मतलब क्या है? देखिए, जो देश पहले विकसित हो जाएगा वो अपनी मार्केट बनाएगा कम विकसित देशों को, सिंपल एज दैट। जिसके कारण वहां के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत सारे एक्सप्लॉइट किए जाएंगे, जिसके कारण देश को नुकसान होगा। तो इस नुकसान के पूरक, और दूसरी बात, इनको बाकी देशों के मुकाबले आगे लेके आने के लिए, उनको इंक्लूड करने के लिए, उनकी इंक्लूजन के लिए ये अलग अलग गोल्स बन के तैयार किए जाते हैं। अगर देश बहुत गरीब है तो उसको कुछ पैसे की हेल्प दे दी जाएगी, कुछ एग्जेम्पशंस दे दी जाएंगी वगैरह वगैरह। अगर डेवलप्ड कंट्री है तो वो पैसे उन लोगों को देंगे। तो इस तरह करके एक कंपनसेशन की एक आइडियोलॉजी को लेके ये चीज तैयार की गई थी। मूविंग ऑन, तो यहां पे स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हमको LDCs को मिलता है। इसके अलावा मूविंग ऑन, अगर भारत की बात की जाए तो क्या भारत की जो फिशरीज हैं क्या वो कुछ काम कर रही हैं कि नहीं कर रही? तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, ऐसे है जो भारत है, लेट अस टॉक अबाउट इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडियन फिशरी इंडस्ट्री। तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर, while the subsidies given by the Indian government are not as high as compared to the rest of the world. So there are even lesser subsidies. So in both contexts, India is doing better, right? While talking about the initiatives, अगर भारत के initiatives की बात करें, इंडिया की गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उनके बारे में हम समझने की कोशिश करें, तो
तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे यहाँ पे एक योजना चल रही है, मत्स्य संपदा योजना। तो सर, ये योजना क्या कहती है? ये एम्प्लॉयमेंट के लिए है, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए है। दो तरह की एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में बात की जाती है, एक तो डायरेक्ट, दूसरी इनडायरेक्ट। तो विजन क्या है इस स्कीम का? डायरेक्ट जो है वो 15 लाख तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, और जो इनडायरेक्ट है उसको 3 गुना कर दिया जाए। तो डायरेक्ट क्या है? देखिए जी, डायरेक्ट ये है कि फिशरमैन मछली पकड़ने जाते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है वगैरह वगैरह। तो जो चीज़ तो डायरेक्टली जुड़ी हुई उसके साथ, इनडायरेक्ट में लॉजिस्टिक्स आ जाएंगे, मशीनरी आ जाएगी वगैरह वगैरह, तो ये सारा कुछ। तो ये एक बड़ी योजना है जो सरकार सामने लेके आ रही है। मूविंग ऑन, ये एक चीज़। यहाँ पे दूसरी चीज़ की बात करते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन। इसमें हुआ क्या, जो पॉक स्ट्रेट थी, ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब जो फिशरीज है उनको प्रमोट करना। तो पॉक स्ट्रेट की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जो फिशरमैन थे वहाँ पे कंसंट्रेट हो गए, अपने अपने जहाज लेके वहाँ पे मछली पकड़ने जाते थे। तो अब क्या हो गया, अब हम इसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक पॉक बेस स्कीम लेके आए। इस स्कीम में आप क्या करेंगे? डीकंसंट्रेट करेंगे। किस चीज को? जो ओवरली हमारे पास ज़्यादा सारे वहां पे जहाज मौजूद हैं, ट्रॉल जो फिशिंग हो रही है, ट्रॉल फिशिंग वेसल्स कहां पे जाएं? ये जहाज जो है ये कहां पे जाएं? ये हायर सी में चले जाएं। तो इस तरह करके इसको प्रमोट करने की कोशिश हमारी गवर्नमेंट कर रही है। फिर उसके बाद हमारे एक प्लांट भी, हमने एक पार्क बना के तैयार किया जिसको सी वीड पार्क कहते हैं। कहाँ पे ये तैयार होता है? तमिलनाडु में। अब इसका काम क्या है? देखिए जी, सी वीड क्या होता है? सी वीड का मतलब समुद्र में होने वाले घास फूस। अब जो समुद्र में होने वाले घास फूस हैं वहाँ पे इनके बीज बन के तैयार करते हैं। देखिए, ये घास फूस जो है ना, सी वीड्स, ये 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है जो यूट्रिफिकेशन करे रिवर की, और दूसरा कुछ ऐसे भी होते हैं जो पानी को प्योरीफाई करते हैं। तो उनके सीड्स बनाकर हम तैयार करेंगे जिसके कारण क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छा हो जाए। तो बेटर क्वालिटी सी वीड्स बेस्ड प्रोडक्ट्स, ये चीज हो गई। इसके अलावा हमने 2 चीजें और की। तो एक चीज तो हमने की, पोर्ट्स बना दिए, 5 पोर्ट्स बना के तैयार कर दिए, और दूसरा हमने एक बिल पास कर दिया। इस बिल में क्या आएगा? देखिए, इस बिल में आपको लाइसेंस मिल रहे हैं। कौन से लाइसेंस? स्पेशल लाइसेंस। किसके लिए? अगर आप फिशिंग करना चाहते हो EEZ में। व्हाट इज EEZ? ये एक जोन है। कौन सा जोन है? इकोनॉमिक जोन। तो यहां पे अगर आप फिशरिंग करना चाहते हो तो वहां पे आपको एक स्पेशल लाइसेंस दे दिया जाएगा। इसको हमने कहा, कौन सा बिल? मैरीन फिशिंग बिल। ये कब हुआ? 2021 में इसको पार्लियामेंट में पेश किया गया। वाइल जो 5 पोर्ट्स बनकर तैयार हुए उनका नाम है कोची, पारादीप, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड पेटवा घाट।
ये सारे वहाँ पे पोर्ट्स बनकर तैयार किए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत की जो सरकार है वो किस तरह काम कर रही है, कितने विशाल लेवल पे काम किया जा रहा है, ताकि हमारी जो फिशरीज है उनमें सब्सिडी तो कम ही रहे पर उनको गवर्नमेंट इनडायरेक्ट हेल्प प्रोवाइड कर सके, मार्केट जनरेट कर सके और उनके ऊपर रिसर्च बढ़ा सके।